वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष को केवल बेनकाब ही नहीं किया बल्कि उसे निरुत्तर भी किया। शायद इसी कारण कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार करना पसंद किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने से इनकार करके यह इस आक्षेप को सही ही सिद्ध किया कि उसका एक तबका दूसरे से अलग व्यवहार कर रहा है। समझना कठिन है कि कांग्रेस एक ही मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग रवैया क्यों अपनाए हुए है। हो सकता है कि यह भी उसकी कोई रणनीति हो, लेकिन यह तय है कि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि वह कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रही है और ऐसा करते हुए उन तत्वों के साथ क्यों खड़ी है जो आंदोलनकारी नहीं बल्कि आंदोलनजीवी हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी के भेद को रेखांकित किया। आंदोलन के नाम पर हिंसा करने, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नफरत फैलाने वाले आंदोलनकारी नहीं कहे जा सकते। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव के साथ टोल नाकों पर कब्जे की कोशिश यही बयान करती है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में आंदोलनजीवी किस्म के लोग घुस आए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इन तत्वों ने इस आंदोलन की पवित्रता को कलंकित किया है। यह अफसोस की बात है कि किसान नेता इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों में कमी बताने और नए सिरे से बात करने के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित किया है तो उन्हें अपनी यह जिद छोड़कर आगे आना चाहिए कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। वैसे भी इस जिद का कोई मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये कानून किसानों पर बाध्यकारी नहीं हैं। इनके जरिए किसानों को अनाज बिक्री के मामले में एक और विकल्प दिया गया है। किसान नेताओं और विपक्षी दलों को यह बताना चाहिए कि आखिर कृषि उपज की बिक्री का एक और विकल्प समस्या कैसे बन सकता है, जब ऐसी बाध्यता ही नहीं कि किसानों को इस नए विकल्प को अपनाना ही होगा। तब फिर विरोध का औचित्य क्या है? यह सवाल इस दुष्प्रचार की पोल ही खोलता है कि किसानों ने जिन कानूनों की मांग ही नहीं की, उन्हें उन पर थोपा जा रहा है। इन कानूनों के संदर्भ में यह तर्क एक कुतर्क ही है कि सरकार को लोगों की मांग के आधार पर कानून बनाना चाहिए। क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकारों को तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए जब तक किसी कानून का निर्माण करने की मांग न होने लगे? चेंज। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आई आपदा में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों
के मारे जाने की खबर है। करीब 200 लोग लापता हैं। हिमनद के गिरने के बाद ऋषिगंगा नदी ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया था और जिस बड़े पैमाने पर तबाही मची, उसमें जान बचा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। जल प्रवाह का वेग इतना ज़्यादा था कि अचानक पानी आने की किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी। ऐसे में जिसको जो समझ आया और जहाँ बचने का ठिकाना मिला, उसने अपने को बचा लिया। जो नदी के बहाव की चपेट में आ गए, वे बह गए या फिर मलबे के ढेर में दब फंस गए। अब आपदाग्रस्त क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को खोजकर निकालना सबसे बड़ा और चुनौती भरा काम है। राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन के दल और स्थानीय नागरिक मीलों में फैले इलाके में चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि लापता लोगों को खोजा जा सके। राहत और बचाव के काम में अत्याधुनिक तकनीक, उपकरणों और यहाँ तक कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सुरंग जैसी जगहों पर फंसे लोगों को निकालने का है। तपोवन विष्णुगाड बिजली परियोजना की सुरंग में कई लोग फंसे हैं। इस काम में नौसेना के विशेष दस्ते की मदद ली जा रही है। कोशिश यही है कि जितना जल्दी संभव हो सके फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाके दुर्गम होते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल वहां पहुंच पाना आसान नहीं होता। आपदा के कारण भारत चीन सीमा के पास पुल टूट जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। छोटे नदी नालों को पार करने के लिए ग्रामीण इन पुलों पर ही निर्भर रहते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर गांवों तक पहुंचने का जरिया पगडंडियां और दुर्गम रास्ते ही होते हैं। ऐसे में आपदा की सूरत में संकट और गहरा जाता है। हालांकि ग्रामीणों तक पहुंच के लिए राहत दलों ने हेलीकॉप्टरों की मदद ली और जरूरी सामान पहुंचाया है। इसी तरह लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही हैं। चमोली में आई आपदा से हुई तबाही का सही आकलन फिलहाल संभव नहीं है। अभी तो यही सामने आया है कि 2 पनबिजली परियोजनाओं को 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, लेकिन जिन परिवारों के लोग इस हादसे की बलि चढ़ गए हैं, उनके नुकसान की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। 7.5 साल पहले केदारनाथ की आपदा के बाद इतना तो हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र की सजगता देखने को मिली है। आपदा के कुछ ही घंटों में जिस तरह से बचाव और राहत के काम शुरू हो गए, पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर अब नए उपकरण, तकनीक और संचार नेटवर्क ने बचाव कार्यों को आसान तो बना दिया है। 3 दिन के भीतर ही संचार सेवाएं शुरू हो गई हैं और सीमा सड़क संगठन के
जवानों ने रास्तों और पुलों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। इस आपदा से हमें यह सीख लेना चाहिए कि जिन इलाकों में खतरों को लेकर बार बार जो चेतावनियां दी जा रही हैं उन्हें नज़रअंदाज न करें। स्टॉप।